किसी शख्स के दांत अगर टूटे हुए हैं, कुछ दांत हैं कुछ दांत नहीं है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो क्लास के अंदर भी जो आप लोग इस तरह से बैठे हुए होते हैं ना, बीच में सीटें खाली हैं, तो ऐसे ही लगता है किसी के दांत टूटे हुए हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले हम यहाँ से बात शुरू करते हैं। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी नाइंसाफियाँ हैं, राइट। हम सुनते हैं कि जी फला शख्स पाकिस्तान का वजीर आजम बनने वाला है या बन जाएगा या वजीर आला बन गया क्योंकि ही हैड द राइट पेरेंट। उसके अब्बा जान जो थे, उसकी जो वालदा जो थी, उनकी कोई ख़ास हैसियत थी, ख़ास मुकाम था, जिस वजह से उसको वो पोजीशन मिल गई, राइट। तो हमें ये फील नहीं होता कि यार ये कितनी नाइंसाफ़ी है, मेरिट पे तो नहीं मिली। अब हम माशरा तो नहीं बदल सकते, शायद मुमकिन है कल आप ही में से कोई बंदा वजीर आजम बन जाए, ठीक है, लेकिन जब तक नहीं बनता तब तक के लिए यार बैठ जाओ भाई, जल्दी बैठो, मुझे अपनी तकरीर करने दो, जरा भाषण देने दो मुझे। कम अज कम जहां पे हमारा कंट्रोल है वहां तो हम कर सकते हैं ना इस बात का ख्याल। ये जो अभी आपकी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को बाहर भेजा है, सर हबीबुल नबी के पास भेजा है, देखो मेरा पॉइंट बार बार ये है कि क्लास के अंदर भी कम से कम यहाँ तो हम मेरिट का ख्याल रखें। एक ऐसा स्टूडेंट जो हमारी क्लास के अंदर पहले दिन से रेगुलर आ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे जो बारिश के दिनों में भी आते रहे। देखो मसाइल सबके साथ है, आप सब कराची में रह रहे हो, सबके साथ घर में लोड शेडिंग हो रही नहीं हो रही, सही है। घर के अंदर वालिदैन में से किसी की तबीयत खराब होगी, ठीक है, अगर शादी वगैरह है तो अपने मसाइल है। सबके क्लास में अच्छी खासी मेरिट स्टूडेंट्स हमारे पास, मसले मसाइल सबके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग आ रहे हैं। तो जब आप लोग, अब ये चीज मेरे समझ में नहीं आती कि ऐसा स्टूडेंट गधे घोड़े बराबर हो सकते हैं। अब एक ऐसा स्टूडेंट जो रेगुलर आता रहा, पहले से आता रहा, जब रिजल्ट आए तो वो भी, उसको भी इतने ही नंबर मिले जितने ऐसे स्टूडेंट को जो घर पे बैठा रहे। अब यहाँ पे हमने, मेरा ये ख्याल है क्लास के अंदर हर स्टूडेंट से मेरी 1 to 1 बात हो चुकी है, हर किसी ने अपने अपने इश्यूज बताए, हमने कुछ सजेस्ट किया, कुछ को मोटिवेट किया, वो आना शुरू हो गए। कुछ को मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उनको देख के हम मोटिवेट हो रहे होते हैं कि यार ऐसा बच्चा भी कॉलेज में आ रहा है तो हम भी आ सकते हैं। हम भी सुबह सोचते हैं, सुबह उठते हैं तो दिल नहीं चाह रहा होता, ये कैफियत मेरी भी होती है, लेकिन फिर भी आ जाते हैं कि बच्चों का सोच के फला स्टूडेंट आया होगा या उसका लॉ सुनाओ। तो जब एक ऐसे स्टूडेंट भी हमारे पास है जो अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद कॉलेज आ रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो आराम से छुट्टियों में बैठे हुए हो, इस वजह से उस वजह से, अब वो मसला उनका खत्म हो गया लेकिन फिर भी रेगुलर आना शुरू नहीं कर रहे, हम दोनों को एक जैसे ट्रीट क्यों करें? ऐसा क्यों करें कि दोनों को बिल्कुल एक जैसा नंबर मिल जाए? हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि हमने असाइनमेंट सबमिट करा दी है, पेपर दे दिया, बस पास हो गए। यार अगर आपने इस तरीके से पढ़ना है तो आप जाइए ऑनलाइन एजुकेशन में, जहाँ से थोड़ा फासले पर आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, इलामा इकबाल, वो सीधा जाएंगे आपके, फिर वो आपके 5 स्टार पे कौन सी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, पढ़ लें वहां पे जाके। यहाँ किसने आपको आने का है? अब यहाँ पे आते हैं कि जी फीस कम है या मेरे घर के करीब है, लेकिन यहाँ आके फिर आप दूसरों को भी तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा बच्चा भी तो डिमोटिवेट होता है, यार मैं पागल हूँ, मैं सर्दी हो गर्मी हो, कॉलेज की सख्त सी चेयर्स हो, हवा नहीं आ रही पंखे से, और भी बहुत सारे मसाइल है, कैंटीन हमारी कोई खास नहीं है, वॉशरूम हमारे साफ सुथरे नहीं, फिर भी मैं आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और उसके मुकाबले वो बड़े मजे में आराम से घर में बैठी हुई है, सर की भी बड़ी फेवरेट है, सर उसको नंबर दे देते हैं। यार ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। तो मैं अगेन, मेरा जितना कंट्रोल है अपनी क्लास में तो है ना, मैं इस बात को इंश्योर करने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी मेरी क्लास के अंदर गधा घोड़े खच्चर बराबर ना हो। ना मैंने किसी को गधा कहा है, ना घोड़ा कहा है, ना खच्चर कहा है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, क्लास आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले तो मैं आप लोग का जो क्विज हुआ, जो इलामा इकबाल डे का कंपटीशन हुआ, इसमें जाती तौर पे एक तो आप लोगों ने बहुत सोने काम किया। वजीहा फॉर एग्जाम्पल, अलिशबा भी थी, अलिशबा का है, उज़मा, उसको पहुंचा दीजिएगा, उज़मा, और दूसरे स्टूडेंट्स ने, आमना अशरफ ने, मनहा ने, सब ने काम किया, राइट। कुछ लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा काम किया, तो वहां पे हम लोग का हुआ कुछ यूं कि टाइम चूंकि कम था, तो इसलिए सर शजील ने सबका नाम नहीं लिया। मैं यहाँ पे पर्सनली थैंकफुल हूँ सबा शफकत का। सबा शफकत ऑलरेडी उस क्विज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, ना वो कंपेयरिंग कर रही थी, लेकिन फिर भी उनसे मैंने कहा यार आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दें, और उन्होंने ट्रेन किया और जिम्मेदारी से किया। मैंने मासूमा से कहा कि देखो कार्ड्स बना रहे, मासूमा आई है, मासूमा को कहा कार्ड्स बना रहे, मासूमा ने कार्ड्स भी बनाए, उनके साथ फातिमा खान वेज भी थी, उनके साथ हानी का है, हानी भी थी, उनके साथ वजीहा भी थी, ठीक है, और फायदा कौन है, फायदा कौन है, ओके। तो वजीहा को कहा, वजीहा भी लैब में आते रही, वजीहा ने भी इन तमाम चीजों में पार्टिसिपेट किया। मुझे इसी तरीके से मुझे एक बात पे सबसे ज्यादा तो खुशी हुई कि समीरा, ओके, समीरा को मैंने लास्ट दिन यानी कि अगले दिन क्विज था, ओके, और मैंने उनको वजीहा, वो समीरा का है,
ओके, समीरा से मैंने कहा कि आपने जो है पार्टिसिपेट करना क्विज में। ओके, अब समीरा जीती या हारी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, वो हार के भी आती, वो पहले ही राउंड में आउट हो जाती, तब भी मैंने ये कहना था। मुझे समीरा की सबसे अच्छी बात ये लगी कि मैंने कहा समीरा तुम्हें पार्टिसिपेट करना, उसने कहा ओके सर। ये जो चीज होती है ना स्टूडेंट के अंदर कि यार आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फिर आगे से आप ये नहीं करें नहीं 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 नहीं, फिर मैं बैठ के घंटे भर आपका दिमाग खाऊं, मोटिवेट करूं, खुद भी थक जाऊं। असल ये जो चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है इंसान के अंदर कि उसको मौका मिल रहा है, वो हिम्मत से काम ले रहा है। आपका उर्दू इंग्लिश का एक बड़ा मशहूर मुहावरा है जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूं है कि घोड़े को आप दरिया तक लेके जा तो सकते हैं लेकिन पानी पीने पे मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपको दरवाजा दिखा तो सकता हूँ लेकिन दरवाजा खोल के अंदर जाना आप ही का काम है। तो ये स्टूडेंट के अंदर ये चीज होना कि यार जो भी हो हम जो है पार्टिसिपेट करेंगे, हमें मौका मिल रहा है, हमने उसको अवेल करना है। और साथ ही साथ फेलियर बर्दाश्त करने की हिम्मत। समीरा जब एक दिन मिल रहा था तो उनको पता था कि मैं फर्स्ट हमारी पोजीशन आएगी, लेकिन फेलियर बर्दाश्त करने की हिम्मत थी या नहीं? ये बहुत बड़ी चीज है। हम लोगों के अंदर फेलियर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। अभी उस दिन इर्तिका का जो सवाल था कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन खूब अच्छी से अच्छी करना चाहती हूँ, परफेक्शन, तो मैंने यही क्लास में बात की थी कि आपके अंदर ये चीज सलाहियत हो कि आप फेलियर भी बर्दाश्त कर सकें। फिर उसके बाद हमारी फायजा, ओके, अब फातिमा, मनहा, इन लोगों ने बहुत काम किया फोटोग्राफी में। फातिमा को आखिर में मैंने कहा कि फातिमा आपने जो वो स्क्रीन है ना वो उठा के लेके जानी है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन, तो फातिमा लेकर गई। लाइबा से और बिस्मा से कहा था प्रोजेक्टर सेट करना है, उसका स्टैंड लेके जाना है, तो दोनों प्रोजेक्टर लेकर कहा है। बिस्मा तो बोली लाइबा कहाँ है, ये तो असल में क्लास में आके आप थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होती है। तो खैर लाइबा और बिस्मा जो थी वो सामान उठा के गई, सामान सारा लेकर गई। तीनों की जो अच्छी बात मुझे लगी, तीनों ने ये नहीं कहा सर हम तो लड़कियां हैं, सर हम कैसे उठाएं। और आज का दौर कुछ ऐसे ही बन चुका है कि आपने काम करना है। जब वापसी में अगर आप लोगों ने देखा हो तो स्टैंड में खुद उठा के लेके जा रहा था, किसी स्टूडेंट से नहीं कहा। मेरी भरपूर कोशिश ये होती है कि मैं स्टूडेंट से वही काम कहूँ जो मैं खुद कर सकूं। तो जब आप लोग से मैंने कहा प्रोजेक्टर लेके जाए, स्क्रीन लेके जाए, तो कुछ अर्से से पहले ये सारे काम मैं कर चुका हूँ, खुद अकेले किए। उस दिन भी प्रोजेक्ट जो स्क्रीन थी, सॉरी प्रोजेक्टर का जो स्टैंड था, मैं खुद इसीलिए लेके जा रहा था किसी स्टूडेंट को ये फील ना हो कि सर हमसे काम करवा रहे। मुझसे सर आसिम ने कहा कि फला बच्चे से बोल दो, मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे पीछे फातिमा आ रही है, तो फातिमा को ये फील ना हो कि मैंने तो स्क्रीन उठाई हुई, सर अपना काम किसी स्टूडेंट से करवा रहे। तो बहरहाल मैं आप सबका अपनी तरफ से भी मुझे बहुत खुशी हुई आप लोग के तमाम एटीट्यूड को, रवैयों को देखते हुए। और यही रवैया, यही एटीट्यूड होता है जो आप लोग को आगे लेकर जाता है। ये जो अभी इतनी सख्ती कर रहे हैं ना बार बार अटेंडेंस पे, देखो यहाँ पे मैं तुम लोग को एक बात समझा रहा हूँ। अभी जैसे आप लोग की क्लास है, राइट, आप लोग अपनी क्लास फेलोज के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी खुसूसियात है वो नोट कर लो। आप 10 साल बाद अपनी क्लास फेलोज से मिलोगे ना, आपको उनके अंदर ये चीजें नजर आएंगी। अगर इस वक्त आपकी क्लास के अंदर कोई बच्ची फिट है, फिटनेस के अंदर उसका रुझान है, वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह ख्याल रखती है, 10 साल बाद भी आपको फिट ही मिलेगी। और इस वक्त आपकी क्लास में ऐसी स्टूडेंट है आपके बराबर में बैठी हुई है जिसकी कमर यूं है, टेढ़ी है, ठीक है, कमर में दर्द है, 10 साल के 5 साल के बाद भी आपको वो फिजिकली अनफिट मिलेगी। जो आज रेगुलर नहीं आ रहा, सर मेरे घर में ये इशू है, मेरे घर में वो इशू है, 10 साल बाद मिलोगे उस वक्त भी वो ऐसे ही परेशान होगा। और जो आज हिम्मत से काम ले रहा है कि कोई बात नहीं, घर में सारे इश्यूज हैं, घर में सारे मसाइल है, मैंने इसके बावजूद सब कुछ करके देना है। अब सर शर्जील के आप लोग को शायद ये नहीं पता, उनके घर के अंदर, मैं चलो बता देता हूँ, उनके भाई की शादी थी, भाई का निकाह था, सर शर्जील ने खुद निकाह भी पढ़ाना था और अगले दिन यहाँ इवेंट था। वो सारे काम उन्होंने मेंटेन किए, सारे के सारे काम मैनेज किए उन्होंने। ओके, अब बंदा इस किस्म का होता है तभी वो कुछ उसको जिंदगी में मिलता है। आपको शायद ये नहीं पता या शायद पता चल जाता हो कि सर शर्जील को बाज दफा विजिटर के तौर पे बुलाया गया, गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया गया। कुछ अर्से पहले ये हैदराबाद गए हुए थे, आप लोग कैसे व्हाट्सएप पे चल जाते, अगले दिन भी वो कॉलेज में मौजूद थे। ये वो चीज होती है जो इंसान को आगे लेकर जाती है कि यार हमने हर हाल में काम करना है। और अगर हम एक्सक्यूजेस ढूंढते रहे, यार आज मेरे सर में दर्द है, आज मेरी टांग में दर्द है, बिजली नहीं थी, ये मसला था, मसाइल आपके कभी भी खत्म नहीं होंगे। जो लोग कर रहे होते वो इन्हीं सब सूरत हाल में रहते हुए, इसी सिचुएशन में रहते हुए कुछ ना कुछ अचीव कर रहे होते हैं। इसीलिए बार बार सख्ती कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार बुला कर सुना भी रहा हूँ कि भाई रेगुलर रहने की कोशिश करो, अपने एटीट्यूड को बदलो। क्लास के अंदर बाज बच्चों को मैंने अलग से ठीक ठाक डाटा भी, इसी बात पे डाटा कि अपने अंदर से ये चीज निकालो कि सर ये एक्सक्यूज है, वो एक्सक्यूज है, सर हमारे साथ रियायत करें या हमारे मसाइल को समझें। भाई मैं आपके मसाइल को समझ लूंगा, जिंदगी या दुनिया आपके मसाइल को नहीं समझेगी। आगे चल के आपको कहीं ना कहीं उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। बेहतर है अभी से अपने अंदर वो हिम्मत, वो अज़म, वो हौसला पैदा करें।
टीचर से सिर्फ सीखना ये नहीं कि सर शर्जील ने यहाँ पे आके फिलोसफी पढ़ा दी या इस्लामियात पढ़ा दी तो आपने सिर्फ यही सब कुछ सीखा। आप उनसे दूसरी चीजें भी सीखने की कोशिश करें, वो किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करें। सर हबीबुल नबी कितने दूर से आ रहे हैं यहाँ पे और शाम तक वो यहाँ रुके हुए होते हैं, उनकी भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, सब चीजों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, सर सफदर साहब है, सर सफदर के खानदान में डेथ हुई थी, उस दिन भी वो कॉलेज में थे और वो गए हैं जनाजे से वापस आके फिर उन्होंने क्लासेस लिया, बहुत करीबी रिश्तेदार की डेथ हुई थी। तो भाई ये सब चीजें सीखने की होती है, सीखना सिर्फ ये नहीं है कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। हम बात शुरू कर लेते हैं सबसे पहले एग्जाम के बारे में। देखो आप लोग का जो कोर्स का ऑडिट का ग्रुप है वो तो तकरीबन बन गया है, मैं आज कंटेंट शेयर कर दूंगा। ऑडिट ग्रुप के बारे में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये उनका काम है कि वो अगर कल आपने मुझसे ये कहा कि सर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया तो ये मेरा कसूर नहीं, ऑडिट ग्रुप का कसूर है। उनका काम है कि उन चीजों को पास पेपर्स को देखते हुए वो उन चीजों को बताएं कि सर ये चीजें रह गई हैं। ओके, वैसे तो मेरी कोई चीज इंशाल्लाह ताला नहीं रहेगी, लेकिन ऑडिट का मकसद ये है। अमूमन बास टीचर्स इस एक्टिविटी को ऐसे कराते हैं, वो क्लास के अंदर आके आउटलाइन लेकर आते हैं, अब वो स्टूडेंट से कहते हैं कि आउटलाइन पढ़ना शुरू करो, अब बताओ ये टॉपिक पढ़ा दिया, ये टॉपिक पढ़ा दिया। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, आप उसको ऑडिट का नाम दे रहे हैं। आप सिर्फ कोर्स की आउटलाइन नहीं देख रहे, आप पास पेपर्स भी देख रहे हैं, ओके, नोट्स भी देख रहे हैं, मिस्टर रबिया के नोट्स भी देख रहे हैं, मेरे भी दोस्त देख रहे हैं और सबको देखते हुए फैसला कर रहे हैं कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया। और इसके अलावा आप लोग के जहन में कोई चीज रह गई हो कि सर फला टॉपिक आपने सही से नहीं पढ़ाया था, ओके, तो वो ये चीज भी आप लोग उसके अंदर कवर करा सकते हैं, बता सकते हैं कि सर फला टॉपिक को दोबारा रिपीट करते हैं, हमें सही से उस वक्त समझ में नहीं आया था। बाज दफा होता है कि हम टॉपिक जल्दी से हमें निपटाना होता है तो हम जल्दी से निपटा तो देते हैं लेकिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होता। ओवरऑल हमारा कोर्स तकरीबन खत्म हो चुका है, ओके, हम चाहें तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। मैं अब इस वक्त अब हम लोग बात शुरू करते हैं इम्तिहान की तैयारी की। आज के दिन की खासतौर पर बात है, मैं इम्तिहान की तैयारी की बात करना चाह रहा हूँ। देखो एक तो मेरी कोशिश ये है कि सवालात जो इंपॉर्टेंट है मेरे पेपर के वो मैं क्लास में ही लेक्चर के दौरान बताता रहूँ, मैं अलग से ना बताऊं। मुझे यही एतराज हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे जो रेगुलर नहीं आते, जो आखिर में होश में आते हैं, उनको मैं मार्क्स क्यों दूं? ओके, ये नहीं होना चाहिए कि यार ये भी पास हो रहा है वो भी पास हो रहा हो, उसको टफ टाइम तो दो, कम अज कम इतना तो कि वो लेक्चर पूरा सुनने पे मजबूर हो जाए, खुद इंपॉर्टेंट निकालने पे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, आप फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास फेलो की हेल्प करना चाहें करें, लेकिन बहरहाल हेल्प ऐसी ना हो कि वो बिल्कुल माजूर बन जाए, बिल्कुल हैंडीकैप हो जाए, बिल्कुल ही अपने हाथ में हाथ रख के बैठ जाए कि यार हमने जो है हमें फला बंदा हमारा चीज हमें कवर करा देगा। समझ रहे बात को? ये भी चीज जरूरी होती है, किसी की इस तरीके से हेल्प ना करो कि वो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ के बैठ जाए, उसको अपने पैरों पे भी खड़ा करना है। थोड़ा सा इसीलिए बार बार बात होती है, गाइड करो लेकिन उसको सॉल्व करके मत दो। हम एग्जाम की तैयारी की बात करें, हम एक एक्टिविटी तो ये करेंगे, क्लास के अंदर हम पास पेपर सॉल्व करेंगे। क्लास के अंदर कैसे करेंगे? हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक पे। लेकिन उससे पहले एक और तरीका जो ट्रेडिशनल मेथड है कि मैं आप लोग के टेस्ट लेना शुरू करूं, रिटन टेस्ट, और बार बार आपके टेस्ट लेता रहूं और आप लोग उसको फिल करते रहें। अमूमन आप लोग उससे खुश भी होते हैं, और जब भी एग्जाम्स करीब आते हैं तो स्टूडेंट्स का ये एतराज होता है कि सर आपने रिटन टेस्ट नहीं लिया, बाकी टीचर्स ने लिया था, अब हम आपके पेपर में परेशान हैं। और जब बाद में वो कहते नहीं सर आपका पेपर ज्यादा अच्छा हो गया था, ये सबको, चूंकि वो ट्रेडिशनल मेथड से चले आ रहे हैं तो उनको नया मेथड समझ में नहीं आ रहा होता। मैं नया मेथड क्या करना चाह रहा हूँ, स्पेस रिपीटिशन का नाम सुना है किसी ने? जी मैं बता चुका हूँ, क्लास में दोबारा बता दूं। देखो पढ़ाई, किसी भी चीज को याद करने के एक से ज्यादा तरीके मौजूद है और लोगों ने इस पर अच्छी खासी रिसर्च की है। वो चाहते हैं कि हमारे पास नए नए सिस्टम हो, ये ना हो कि हम वही बच्चे को नोट्स पकड़ा दें, ओके, और बच्चा सिर्फ क्रैम करते रहे, रट्टा लगाते रहे। लोगों ने इस पर रिसर्च की, किसी चीज को याद करने के, समझने के ज्यादा इफेक्टिव तरीके क्या है। एक तरीका जो एक रिसर्च जो की गई, एक मेथड जो सामने आया, उसका नाम है स्पेस रिपीटिशन। स्पेस रिपीटिशन का मतलब ये है कि चीजों को वक्फे वक्फे से दोहराना। हमारे यहाँ जो लोग हिफ्स करते हैं, या आपके घर में आपके भाई या बहन हिफ्स कर रहे हैं, वहां पे यही सिस्टम चल रहा होता है। हिफ्स के अंदर आपका उस्ताद आपको एक सबक देता है, आपने याद कर लिया, वो अगला सबक देता है, लेकिन अगला सबक से पहले पिछला सबक आपसे दोहरवाता है, तो ये दोहराई बार बार होती रहती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वो आपको ये वाला आपसे इससे 3-4 दफा दोहरा लिया, वो आगे चलना शुरू हो गया, आगे चलता गया। जब ये चीज उसको नजर में पक्की हो गई है तो इसका ही आपसे सुनता है 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, पूरा सिस्टम चल रहा होता है। जो पहले वाला सबक था वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिया, तो शुरू में उसने आपसे रोजाना सुना, जब देखा कि इसको पक्का हो गया तो उसने वो सुनना शुरू किया 1 हफ्ते बाद, फिर उसने सुनना शुरू किया 1 महीने बाद। इस तरीके से पूरा सिस्टम वो लेके चल रहा होता है। पहली बात तो ये हो गई।
अब मैं भी चाहता हूं कि हमारा यही वाला सिस्टम हम लोग इसको अडॉप्ट करें। इस सिस्टम के बहुत सारे फवायद हैं। नुकसान हमारे साथ ये हो रहा होता है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो इम्तिहान से एक दिन पहले नोट्स निकाल के याद करने वाले उसके माइंडसेट बन चुका होता है। ठीक है, अब देखो होता है कि लेजीनेस कितनी बढ़ती गई। क्लास में रेगुलर आना छोड़ दिया उसने कहा कि एंड वक्त में मैं असाइनमेंट्स कर दूंगा, फिर डेडलाइन भी मिस कर दी, फिर उसने कहा जाके मैं सर की या टीचर की मिन्नतें करूंगा कि जी मुझे जो है ना आप असाइनमेंट्स की एक्सटेंशन दे दें, अब मैं सबमिट करा दूंगा। इम्तिहान की तैयारी का मौका आया तो इम्तिहान से एक दिन पहले रात को जाग की तैयारी करके जाके पेपर देकर आ जाऊंगा, फिर फखर से बोलूंगा मैंने रात भर जाग के तैयारी की थी और आपने मुझे फेल कर दिया। वो ये नहीं सोचता कि यार आप जब रात को तैयारी करने बैठे हो तो आप क्या पढ़ लोगे। स्पेस रिपीटिशन का फायदा ये होता है कि ये चीज स्टूडेंट को फोर्स करती है कि उसने पहले से पढ़ना उसको शुरू करना है, एक दिन पहले वो नहीं कर सकता। ये बात हो गई। दूसरी चीज मुझे, अच्छा इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्विज़ेस को यूज करेंगे, मैं उसकी तफसील बताता हूँ। दूसरा मसला ये आ जाता है कि जब हम नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, नोट्स से रट्टा लगाना शुरू करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर देखो उसके अंदर रिमेंबरिंग की सलाहियत तो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है हमें नहीं पता, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है हमें नहीं पता, वो अप्लाई कर सकता है नहीं कर सकता, एनालाइज कर सकता है नहीं कर सकता, उसके अंदर हम ये चीजें एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा जोर क्या होता है कि बच्चा उस चीज को याद करके पेपर पे आके उसको रिप्रोड्यूस कर ले। दूसरा मसला ये होता है कि नोट्स दे दिए, अब कोई ना कोई एतराज करेगा कि सर इतने लंबे नोट्स, सर हबीब अहमद के जो नोट्स हैं वो तो बहुत शॉर्ट है, मिस रबिया के नोट्स तो बहुत शॉर्ट है, आपने तो इतने सारे नोट्स दे दिए। फिर कोई कहता है कि सर पेपर में तो ये सवाल ही नहीं आता। हमारे बच्चे अगरचे यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, लेकिन उनका माइंडसेट वही होता है कराची यूनिवर्सिटी वो मैट्रिक वाला कि पेपर में कौन सा सवाल आने वाला है। वो बजाय अपनी सलाहियतों पर जोर देने के वो सिर्फ इस बात पर जोर दे रहे होते हैं कि हमारे पेपर में क्या चीज आ रही है। ओके, फिर आपको एक और बात भी सोचनी चाहिए कि भाई ये प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे एमबीबीएस आप कर रहे होते हैं, एमबीबीएस करते वक्त अगर कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करने पे जोर दे, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे? जब हम कहते हैं कि बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो भाई वो इसीलिए प्रोफेशनल डिग्री है कि इस डिग्री के अंदर आपको ऐसे स्किल्स सिखाए जा रहे हैं जो आपने आगे जाके यूज करने हैं। ये सिर्फ नॉलेज को बीए नहीं है ये, ओके, बीएड है, प्रोफेशनल डिग्री है। आपको देखो अब हमारे साथ क्या होता है, मैं आपको किस्सा यहाँ पे बता दूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है इस कॉलेज के अंदर, वो पढ़ रही है अभी भी, उसने मुझे बताया कि 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, पढ़ा रही है बीकन हाउस के अंदर। यहाँ पे इंटरनल एग्जाम हुआ तो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। कराची यूनिवर्सिटी में जब एक्सटर्नल देने गई वहां भी चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है, दोनों जगह। अब तुम अंदाजा लगाओ कि ऐसी स्टूडेंट या ऐसी टीचर जो 10 साल से पढ़ा रही है लेकिन आज तक उसको इतनी तमीज नहीं आई कि यार मैं पेपर में चीटिंग ना करूं, वो कैसी टीचर होगी? जब हम लोग अपनी स्टूडेंट लाइफ पे गौर करते हैं ना, फला टीचर अच्छा था, फला टीचर बुरा, तो इन्हीं चीजों का फर्क होता है। इंसान के अखलाक और किरदार का इन्हीं बातों का फर्क होता है कि इंसान किसी, जब उसके स्टूडेंट उसके सामने नहीं है तो वो कैसे बिहेव कर रहा है। प्रोफेशनल डिग्री के अंदर देखो यही सब बातें होती है। अगर आप इथिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं कि पेपर पास कर लिया, आपने उस पर अमल भी करना है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा स्पेस रिपीटिशन वाला मेथड है, इसके जरिए से हम बहुत सारी खामियों पे काबू पा सकते हैं। एक तो हम स्टूडेंट को फोर्स करते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, वो अपने नोट्स वाले जो नोट्स की कॉपियां लेकर घूम रहे होते हैं ना उससे बाहर निकले कि फला टीचर के नोट अच्छे हैं, फला के नोट्स अच्छे हैं, वो फैजान भाई आपके पास किसके नोट्स मौजूद हैं, यार वो सिमरन ने बड़े अच्छे नोट्स बनाए वाले कि सिमरन किसी को देती नहीं है, अच्छा मेरी दोस्त है मैं सिमरन से नोट्स निकलवा लूंगी, मैं सबको दे दूंगी। ठीक है, ऐसा वाला सीन नहीं है। हम उससे बाहर निकले, हम कोशिश करें जब हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी है तो उसको यूज भी तो करें। मेरे पास इस वक्त का जो अच्छा मेथड चल रहा है वो क्विजेस का चल रहा है। हम क्विजेस के अंदर, मेरे पास अब तो 2 सेमेस्टर्स का डेटा आ चुका है, बल्कि 3 सेमेस्टर्स का डेटा आ चुका है, और मैंने ये चीज कंसिस्टेंटली देखी है कि जो बच्चे मेरे क्विजेस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे जाके कराची यूनिवर्सिटी में भी और इंटरनल एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये डेटा मेरे पास मौजूद है, लाइक मैं ये डेटा प्रूफ कर सकता हूँ। मेरी क्लास के अंदर मुझे याद है अभी भी एक स्टूडेंट सफीना, उसके हाईएस्ट नंबर आए थे मेरे पेपर में, वो इसके अंदर भी उसके हाईएस्ट नंबर थे, और कराची यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया तो वहां पे भी वो टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। ओके, तो मेरे पास सबूत है कि भाई जो बच्चा मेरे क्विजेस को सही से कर रहा है उसको फायदा हो रहा है। हाँ, अब कोई वही वाली बात, कोई इस वाले माइंडसेट में आया हुआ है कि हमने आखिर में जाके सिर्फ और सिर्फ हमने असाइनमेंट सबमिट कराना है, सर को पेपर करके दे देना है, सर पास कर देंगे, तो उनका माइंडसेट का, इतनी लंबी तकरीर के बाद भी उनके माइंडसेट का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप लोग को मैंने क्विज शेयर कर दिए, ठीक है, कुछ आप में से लोगों ने उसको वो भी किया है, सॉल्व करने की कोशिश की है। एमन सिद्दीकी ने किया है, राइट, आपने किया, सबा सहन ने किया हुआ है। ओके, आप लोगों ने किया है, अच्छा।
अब उसमें देखो क्विज़ेस में मेथड क्या है, सुनो बात को। हर क्विज के अंदर 20 सवाल है, ओके। और ये अभी तो नेटवर्किंग का है, टॉपिक्स चेंज होते जाएंगे, नए नए क्विजेस आते जाएंगे। आगे चल के मुमकिन है क्विजेस जो है वो आपस में ओवरलैप भी होने लगे, मिक्सअप भी होने लगे। फॉर एग्जांपल नेटवर्किंग का भी सवाल हो और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का भी सवाल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सवाल हो, ठीक है। ये क्विज जो है इसके अंदर स्कोर बोर्ड का मैंने लिंक अभी शेयर कर दिया था क्लास में आने से पहले, स्कोर बोर्ड का लिंक। आपने हर क्विज को कम से कम 3 मरतबा करना है, ओके। आपने कहा बड़ी मजे की बात है, बैठे खट 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 कर दिया, चलो जी हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। हर क्विज के अंदर आपके कम से कम 16 नंबर आने चाहिए। अगर आपके 16 नंबर आएंगे, पहली रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई, आपके मार्क्स जो हो कम से कम 16 हो, ओके। पहली रिक्वायरमेंट तो ये कम से कम 16 मार्क्स हो। ये रिक्वायरमेंट क्यों लगाई है, इसलिए लगाई है कि वो बच्चे जो इम्तिहान से एक दिन पहले बैठ के ठक 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 क्लिक कर रहे होते, उनका इलाज करने के लिए। अगर तुम आंख बंद करके सिर्फ टिक लगाते जाओगे तो तुम्हारे 16 नंबर नहीं आएंगे, पहली बात। दूसरी रिक्वायरमेंट, हर क्विज जो है वो आपने कम से कम 3 मरतबा करना है, 3 टाइम्स। अब आपने कहा सर 3 टाइम्स की रिक्वायरमेंट क्यों लगा रहे, हर 3 टाइम्स की इसीलिए लगा रहे ताकि वो आपको याद हो जाए। 3 टाइम्स भी कौन से वाले, 16 नंबर वाले। अगर आपके पहले में 7 आए तो वो क्या काउंट होगा, नहीं होगा, आपकी सिर्फ 16 वाली अटेम्प्ट काउंट होगी। और वो कितनी दफा करना है, 3 दफा। अब आपने कहा कि चलो यार मैं एक ही दिन बैठूंगी और एक साथ ही कर लूंगी, 16 नंबर ले आऊंगी। अब हमने कहा वानिया, अब हमने कहा भाई उसके अंदर हमने लिमिट लगाई हुई है, आपकी अटेम्प्ट्स उसी वक्त कंसिडर होंगी कि जब पहली और दूसरी अटेम्प्ट के दरमियान 24 आवर्स का गैप होगा, ओके। जी पीछे जाके खड़े हों, पीछे खड़े होंगे। वैसे कराची की आबादी आप लोगों के ख्याल में कितनी है? फारिया के नजदीक पाकिस्तान कराची है, बहुत मुतासिब बच्ची है ये, बहुत मुतासिब। ये सिंध पंजाब को मानती नहीं है, सिर्फ कराची को मानती है, कराची की शहरी है ये। कराची की आबादी कितनी होगी? 17 करोड़। कौन कह रहा है? अच्छा ओके। अच्छा इनमें से कितने लोग रोजाना ऑफिस के लिए निकलते हैं? लाखों तो निकलते होंगे, करोड़ नहीं तो लाखों तो निकलते हैं। सबके सब लोग पहुंच भी जाते हैं ऑफिस, वापस भी घर आ जाते हैं। लेकिन बस हमारी क्लास की चंद बच्ची ऐसी हैं जो नहीं आ पाती। अब हमें पता लाखों लोग आना जाना कर रहे हैं, वो घर से निकल रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं और वहां से अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं। ये जो औरंगी टाउन वाले होते हैं ना, इनकी बहुत सारों की जॉब जो है बिल्कुल वो शिपयार्ड की साइड पर है। शिपयार्ड कहाँ पर है? वो समंदर वाली साइड पर। शारा फैसल भी उनके घर से दूर है, सदर भी दूर है, लेकिन वो लोग निकलते हैं वहां से, जाते इतने तकरीबन आराम से 20 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय करते, सिर्फ जाने के और वापसी के भी। और यही फिर आगे मलिर की तरफ जाओ, मलिर भी बहुत बड़ा है, वो आखिर तक की मलिर में लोग रह रहे हैं और वो भी ऑफिस में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन बस हमारी क्लास के अंदर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल लोग हैं जिनकी ट्रैवलिंग के मसले हल होके नहीं दे रहे। लोगों ने जो है करीम भी लेकर आ गए, इनड्राइव भी लेकर आ गए और यांगो भी लेकर आ गए, आपका चिंची भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारा मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। ये जो चीज है ना, मैंने यहाँ पर आके ये चीज सीखी। हम लोग नॉर्मली ये समझते थे कि यार हम हमारे इदारों में बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल रहे या फैसिलिटीज नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ आके मैंने ये रियलाइज किया कि टीचर अच्छे से अच्छा भी क्यों ना हो, जितने भी फैसिलिटीज हो। अब लैब देख लो, ऐसी लैब किसी और सरकारी कॉलेज में दिखा दो मुझे, नहीं है। हमने मेंटेन भी किया हुआ है, प्रिंसिपल साहब सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह से आप लोग से काम करवाने का पूरा मौका मिल रहा होता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पकड़ के लाना पड़ता है। और लास्ट सेमेस्टर में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा भी रहा कि ऐसी स्टूडेंट भी थी, सर मैंने तो कभी कंप्यूटर खोला भी नहीं, मुझे तो पता भी नहीं ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं, तो बेटा लैब में आओ, सर वो बस यूं है, जबरदस्ती उसको लाना पड़ा। तो देखो उससे मैंने ये भी सीखा कि हम मसले का हल ये नहीं है कि अच्छे लोग आ जाएंगे, अच्छे टीचर आ जाए, कुछ हमारी कौम भी जो है ना वो थोड़ी बिगड़ी हुई है। हम बात कर रहे थे 24 आवर की गैप की, ठीक है। अब इस पे काफी लोगों की चेम और गोइयां या आपस में बातें शुरू हो गई थी। सवाल क्या है, मसला क्या है?
24 आवर्स से गैप वाली बात में क्या चीज समझ नहीं आ रही? वो मसला हल करेगी तुम्हारा। उठो अहमद, इधर आके बैठो, बच्चों की तरह बेटा, इधर जाओ उधर जाओ, नाक में उंगली मत डालो जी। ओके देखो बात समझो, पहली बात तो ये कि यार आप किसी भी क्विज को 100 दफा कर लें, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आपका स्कोर कौन कब हो रहा है बस मैं वो बता रहा हूँ। और असूलन तो आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, असूलन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ये काउंट उसी वक्त होगा कि सारी रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हो। मासूमा ने कहा कि सुबह मैंने 3 क्विज कर लिए, अभी कर लो बैठ के दोबारा, कोई बात नहीं, यही तो मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। जान मेरा गला खुश्क हो रहा है, बोल दो मुझे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। काउंट उसी वक्त, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, काउंट उसी वक्त होगा 16 दफा नंबर आए हो, 3 दफा कुल आपने करना है उसको, और हर अटेम्प्ट के दरमियान 16 वाली अटेम्प्ट के दरमियान कम से कम 24 घंटे का गैप हो। ठीक है, वैसे आप चाहे तो दोबारा कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन 24 घंटे का गैप हो। अब उसके बाद अब सवाल से सवाल पूछो। आपने नहीं किया मेरे ख्याल में अभी तक सॉल्व, इसलिए आप कह रही हैं। व्यू स्कोर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करें, उसमें आ जाएगा आपकी क्या गलतियां हैं। भाई हमारा मकसद आपको फेल करना नहीं है, हमारा मकसद आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। ओके, कोई दोबारा बोले, जोर से बोले। फाइनल में देखो, फाइनल के अंदर आपका जो स्कोर बोर्ड है ना, उसमें पूरा रिजल्ट टैबुलेट हो रहा है, उसमें पूरा रिजल्ट आप लोग को खुद ब खुद बनता चला जा रहा है। तो आप स्कोर बोर्ड पर जाके देखो, फिर भी सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना, उसमें लिखा हुआ आ जाता है कि ऑलमोस्ट देयर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस लिखा हुआ आ रहा है, तो आप उसको देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कमी रह गई। फिर कोई सवाल हो तो मुझसे बिल्कुल पूछें। अच्छा, अब यहाँ पे वक्त के साथ साथ मैं तब्दीलियां लेकर आता रहता हूँ। जब मैंने पहले ये काम शुरू किया था तो मैंने इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई थी, कि उस सेमेस्टर वालों ने इतनी बदमाशियां की, क्योंकि उनकी वजह से मुझे इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी। होता यही क्लास के अंदर एक ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का नाम सुना? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ट्रेजेडी मतलब होता है अलमिया, और कॉमन्स मतलब आम लोगों के। एक बादशाह ने ना लोगों से कहा कि इस तालाब के अंदर सबने दूध भरना है, तो हर बंदा कल जो है एक प्याला दूध रात को लाके इसमें डाल के चला जाए। तो लाइबा गई, लाइबा ने कहा कि यार सब लोग डाल लूंगा, मैं दूध की बजाय पानी डाल दूं। ठीक है, कल मेरे घर में दूध का इस्तेमाल है, चाय वाय पीनी होती, दूध पत्ती पीती हूँ मैं, तो मैं जाके पानी डाल दूं। ठीक है, उन्होंने जाकर पानी डाल दिया, कोई मसला नहीं, आके सो गई। अगले दिन सब जब लोग उस घड़े पे, उस हौज पे पहुंचे, तो पता चला उस हौज के अंदर पानी भरा हुआ था। पता यह चला कि हर शख्स ने यही सोचा कि भाई दूध डालने की जरूरत क्या है। दूध का सुन के हो जाए को बहुत हंसी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। तो शख्स को याद आ रहा होगा मैंने ये काम किया हुआ है। तो पानी क्यों डाल, सबने ये सोचा कि भाई हमें दूध डालने की क्या जरूरत है, हम पानी डाल लें। नतीजा क्या निकला कि सबकी इस गलती की वजह से अलमिया जन्म लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर अक्सर मसाइल जो है ना वो ऐसी हैं कि हम में से हर शख्स अपना फायदा सोचता है, रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाते हैं, नहीं सोचते कि इससे दूसरे को क्या नुकसान पहुंच रहा है। राइट, तो ये हमारे लैब के अंदर कभी इतनी सख्ती नहीं थी, आओ बैठो लैब के अंदर खुली हुई है, ब्रेक में आ जाओ। क्लासेस बच्चों ने बंक करना शुरू कर दी, पहले इस सेमेस्टर में भी हुआ है, पिछले सेमेस्टर में भी हुआ है, आखिर में हमने लैब भी बंद कर दी, ब्रेक में कोई भी लैब में अलाउ नहीं है। गलती किसकी हुई? चंद लोगों ने गलती की, नुकसान किसको पड़ा? सबको। अगर वो लोग सोचते कि यार हमारी हरकत से पूरे कॉलेज पे क्या असरात है, तो क्या ऐसा होता? लेकिन हर बंदा, हमारी अक्सरियत लोगों की सेल्फिश हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं, भले किसी का कुछ भी नुकसान हो। तो पहले इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। उसी क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स ने ऐसे बिहेव किया, मुझे नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल बस जान छुड़ा रहे, तो मैंने पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई 16 नंबर वाली। फिर मुझे नजर आया कि बस वो एक साथ बैठ के ठक 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 बस क्लिक कर रहे हैं ताकि उनके नंबर आ जाए और सर के मतलब सर की रिक्वायरमेंट पूरी करते सर बस हमें नंबर दे दें। तो फिर मैंने 24 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन लगाई। अब आप लोग भी कुछ हरकतें करेंगे तो और हम कर देंगे, 16 से 18 पे ले जाएंगे, ये जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ा देंगे। तो आप लोग ऐसा कुछ ना करें। ओवरऑल ज़ैनब आपकी क्लास बहुत अच्छी है, क्या लिख रही हो? पेन छोड़ो। ओवरऑल अपनी क्लास से मुझे इतने मसले अभी तक नहीं हुए, तो बहरहाल इस क्विज की इंपॉर्टेंस को समझें और उसको सही तरीके से कंडक्ट करें। इससे आप लोग के आगे भी आप लोग को यकीनन इसके फायदे होंगे। एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, आप लोग काम करें। हाँ, काम करते हुए आपको लगता है कि सर ये आपने खामा में दिया था या ये चीज यूं कर लेता, मुझे फीडबैक दें। ये ऑडिट ग्रुप जो बनाया है, मैं मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अगर आप गौर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे बता रहा मैंने पढ़ा दिया, मैं आप लोग को कह रहा हूँ यार आप लोग मेरा ऑडिट करो। तो इसी तरीके से क्विज के अंदर कोई भी इश्यूज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बताएं, मैं उसको इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा।
अब एक चीज ये हो सकती है कि सर फला टॉपिक तो आपने पढ़ाया ही नहीं था और वो सवाल के अंदर दिया हुआ है, तो भाई इसीलिए दिया है कि थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये नहीं कि हर चीज सर नोट से, हर चीज बुक से होगी, मैं खुद भी तो सोचो, खुद भी तो करो। ओके जी राबिया। अच्छा राबिया का वही वाला सवाल आखिर में, मार्क्स है या नहीं? अच्छा मार्क्स नहीं है तो नहीं करोगी? आप स्कोर बोर्ड देखो, स्कोर बोर्ड के अंदर हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, आपका टाइम स्टैम्प और किस वक्त किया था वो भी हो रहा है। और यार मैं उस पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाह रहा, वरना मैं लैपटॉप पे आप लोगों को दिखा भी देता। हम लोग अभी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सीपीडी में जाएंगे, प्रोजेक्टर पे क्लास होगी हमारी पावर पॉइंट की, तो उस वक्त मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा। लेकिन मेरे पास हर डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, इसके नंबर है, इसके मार्क्स हैं। आप लोग इन सब मार्क्स की टेंशन ना लो। क्लास के अंदर जिस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, जो लैब में आता रहा है, जिसको मैं लैब में बुलाता हूँ आ जाता है। राबिया मैंने आपको लैब में बुलाया था, नहीं आई थी? अच्छा अच्छा अच्छा, आगे 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 आगे। तो जो लोग लैब में आते रहे, जो लोग काम करते रहे, मुझे सबके नाम याद है, सबकी परफॉर्मेंस याद है। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं, बस काम करो, इंशाल्लाह ताला आपको मार्क्स के अंदर कोई इशू नहीं होगा। मैंने अभी आईसीटी के पेपर के अंदर फेल भी किया है मैंने, और बास फेल किया है, और मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर ये मेरे लिए मसला खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो चोर होता है वो इतना ही सीना जोर होता है, वो आपको इतना ही हंगामा करता है। बहरहाल अल्लाह मालिक है। लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को 40 मार्क्स भी दिए, तो मिस रबिया ने कहा तना तुमने 40 दिए ना, एक कराची यूनिवर्सिटी वाले इस पर ऑब्जेक्शन ना करें, क्योंकि तुम्हारा पेपर ऐसा नहीं है जिसमें 40 आउट ऑफ 40 आए। मैंने कहा मिस 40 मैंने दिए हैं और मुझे पता है 40 वाला ही पेपर है, और 40 वाला ही उसका काम है। मैं खुदा ना खासा मसला हुआ मैं जाके डिफेंड करूंगा, तो आप लोग इसकी टेंशन ना लें। जो क्लास में परफॉर्म कर रहा है, रेगुलर आ रहा है और क्लास के अंदर अच्छा पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको नंबर्स की टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है निमरा, तो क्विज के हवाले से कोई सवाल? आप लोग काइंडली क्विज को जल्द से जल्द अटेम्प्ट करें। क्विज का जो स्कोर बोर्ड खोलोगे ना, अगर स्कोर बोर्ड खोलो, पहले वाले स्कोर बोर्ड के अंदर तो आपका पूरा मार्क्स आ रहे हैं, सही है, उसमें पूरा लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ रहा है, अटेम्प्ट बोर्ड क्विज सब कुछ पूरा बना हुआ आ रहा है। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरी वाली शीट के अंदर आपके तमाम अटेम्प्ट्स की डिटेल आ रही है, कितने बजे किया था, क्या किया था, उसको रिजेक्ट किया तो क्यों किया, मुमकिन है 7 नंबर आया तो इसलिए रिजेक्ट किया, उसमें लिखा हुआ होगा कि 7 नंबर की वजह से रिजेक्ट किया। इसको रिजेक्ट इसलिए किया कि इसके अंदर टाइम का इतना गैप नहीं था। लेकिन आप टाइम के गैप से परेशान ना, आपको तो मकसद प्रैक्टिस करना, आप करने ज्यादा से ज्यादा करें। तीसरे वाले के अंदर ईमेल का मैप है, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो मुझे नहीं पता कि क्विज कौन कर रहा है, बानो कर रही है या रिदा कर रही है, मैं आपके ईमेल एड्रेस से आपको पहचानूंगा। याद है मैंने शुरू में फॉर्म फिल करवाया था, मैं कह रहा था यार ईमेल का ख्याल रखना, आप ईमेल का ख्याल रखना। अगर आपने ईमेल चेंज की है तो मुझे आजकल में बस बता के खत्म करो, बाद में मत कहना कि सर 10 क्विज मैंने वहां से किए थे, 10 क्विज इसे किए थे। सर आप खुद ही हिसाब कर लें, मैं नहीं करूंगा, सॉरी, एक दफा तय कर लो। अभी मैंने देखा फातिमा का ईमेल एड्रेस चेंज हुआ हुआ है, फातिमा मीर था, एफ मीर भी था, और फिर दोबारा कोई दूसरा ईमेल एड्रेस भी यूज हुआ हुआ है। रिदा आपका जो ईमेल एड्रेस है वो तो 1 2 3 4 उसमें लिखा हुआ है, इतने सारे नंबर है, वो तो स्पैम लग रहा था मुझे, उसको चेंज कर लो, आज में चेंज कर लो। चलो आगे चलते हैं। समीरा ने भी अपना ईमेल एड्रेस चेंज किया है, अनुषा ने भी किया हुआ है। मेरा मकसद यह है कि अगर आपकी अटेम्प्ट मेरे पास नहीं आ रही तो भाई उसकी वजह से ये हो सकती है कि ईमेल की मैपिंग का मसला है, तो उसको आजकल में मुझे आपका जो डिस्कॉर्ड पे मैसेज करके इस मसले को रिजॉल्व करवा लो। क्विजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अब आप कहेंगे सर आप तो शुरू से हर एक्टिविटी को इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, एक्सेल भी इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो जी मेरा हर काम ही इंपॉर्टेंट होता है, सही है, मेरा हर लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग की क्लास में था ना, हबीब साहब केक कटवा रहे थे यहाँ पे राबिया लोगों के लिए, राबिया जो जीत कर आई थी, राबिया और माजबीन, तो मैंने कहा था सर मेरी क्लास ना करे, लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सर हबीब ने कहा था हाँ तुम्हारा तो हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है तो हर एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल इम्तिहान सर पर है, क्विजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना शुरू करें अभी से। अपने जो ईमेल एड्रेस वाला मसला कोशिश करके आज ही उसको हल करवा लें, ठीक है। और कोई बात क्विज के हवाले से किसी के जहन में? हाँ तो क्या, ये तो अच्छी बात है ना। एक तो पहली बात रिकॉर्ड आ रहा है, अगर हम गलती इंप्रूव कर रहे हैं तो रिकॉर्ड तो मेरे पास आ रहा है, लेकिन भाई आपको इसका कोई मसला नहीं है। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, 16 नंबर हो गए, आपका एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी। कोई ये नहीं देख रहा है, इस बात की नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि यार इसने 10 दफा करके इंप्रूवमेंट आई है। मेरी क्लास की कुछ स्टूडेंट्स ऐसी रही हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत वीक थी, लेकिन उस बच्ची ने बार बार क्विज करते गए निमरा बार बार वो क्विज करते रहे, मुझे बकायदा नजर आया, उसने एक क्विज 23 दफा किया है, 23 दफा, और उसके केयू में भी अच्छे नंबर आए, मेरे पास भी अच्छे नंबर आए।
अब आप मेरे नंबर पर तो कह सकते हैं कि सर ने फेवर किया था, सर ने देखा इसने 23 दफा किया, इसको नंबर दे दो, लेकिन केयू में उसके नंबर अच्छे कैसे आ गए? अब वो बच्ची वैसी वाकईतन वीक थी, उसको बहुत सारी गलतियां थी, उससे इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए बार बार कर रही थी। ओके, तो बार बार करने का कोई मसला नहीं है। और इसमें लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट इंप्रूव हो जाते हैं। एक और चीज आप लोग नोट करना, हम लोग उस दिन बात कर रहे थे ना इकोनॉमिक्स की, तो हमने कहा था कि कुछ हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं। एक और इशू ये डेवलप हो रहा है कि हम लोग तवज्जो से बात नहीं सुन पाते, हम लोग, हमारा जहन भटकता रहता है। अभी मैंने एक चीज पोस्ट की थी और मुझे हंसी भी आ रही थी कि फसीहा फातिमा का जवाब फौरन आ गया। तो उस वक्त किसी न किसी टीचर की क्लास तो चल रही थी, क्लास चल रही थी ना, तो फातिमा, फसीहा तो खैर नहीं आई, लेकिन फातिमा ने उसी वक्त क्लास में बैठे बैठे जवाब दे दिया। तो इसका मतलब फातिमा टीचर का लेक्चर नहीं सुन रही थी। तो ये भी चीजें हमारे स्टूडेंट्स में हो रही है कि वो अटेंशन डिफिशिएंट डिसऑर्डर कहते हैं, कि आप एक चीज को तवज्जो दे ही नहीं पाते। जब कोई आप करेंगे ना, तो आपके अंदर ये चीज भी डेवलप होगी कि भाई तहम्मुल के साथ मैंने उसको पूरा टाइम देके 20 सवाल सॉल्व करने हैं। ओके, कोई सवाल, कोई बात? मैं आईपी एड्रेस का टॉपिक थोड़ा सा, मुझे 5 मिनट में कवर कर लूं उसको। हमने देखो आईपी, अच्छा इससे पहले स्पैम और फिशिंग वाली बात, जो ग्रुप के अंदर सवाल आ रहा है, देखो थोड़ा सा मेरा सवाल भी गलत हो गया, कुछ आप लोग की बात भी गलत हो गई। देखो फिशिंग के अंदर इस बात को ध्यान में रखना, फिशिंग का मकसद ये होता है कि आपसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, आपसे इंफॉर्मेशन उगलवाना। ओके, मैं आपके पास आऊं, मैं एफबीआर से आया हूं, मुझे अपना एनआईसी दिखाओ, ठीक है, और आपने डर के मारे ये लीजिए। अभी इंडिया में किस्सा हुआ है कि उनके पास, एक बंदे के पास कॉल आई कि हम एफबीआर से, वहां के जो उससे कॉल कर रहे हैं, आपको तो करप्शन, फला फला करप्शन हुई है, आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हुए, आपका नाम आया है, तो हम तो आप पे केस करने वाले, गिरफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। वो बंदा घबरा गया, उसने कहा नहीं सर मैंने कुछ ऐसा नहीं किया हुआ। आम नोट के पीछे जाओ। उसने कहा कि सर मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया, और सर प्लीज मुझे छोड़ दें। उन्होंने कहा यार हम आपके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल खोलें और मुस्तकिल हमारे सामने वीडियो कॉल पे रहें, मुस्तकिल हमारे सामने वीडियो कॉल पे रहें। वो बंदा 4 दिन तक मुस्तकिल वीडियो कॉल पे रहा। वो बाथरूम भी जा रहा था तो बता के जा रहा था। उसकी बीवी, आप लोग को हंसी आ रही है, सुनो तो क्या हुआ। उसकी बीवी पूछ रही हुआ क्या, वो नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले ने मना किया हुआ है, किसी को नहीं बताना तुमने। उससे पूछा बैंक में कितने पैसे, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है, सच बताओ बैंक में कितने पैसे। कैसे? बैंक में 7 लाख रुपए। ठीक है, जाओ बैंक जाओ, पैसे निकालो। उससे मोबाइल जेब में मोबाइल रखा हुआ है, वीडियो कॉल ऑन है, वो वहां गया है, वहां से उसने बकायदा पैसे निकलवाए हैं। बैंक वाले पूछते रहे आप यकायक पूरा अकाउंट क्यों खाली करवा रहे। जब भी आप जाते हैं ना बैंक में, पूरा अकाउंट खाली करवाते हैं तो बैंक वालों को वो खुजली होने लगती है, पैसे आपके होते हैं, वो पूछते खुजली होने लगती है भाई क्यों लेके जा रहे सर। तो उनको भी खुजली हुई। उसने कहा नहीं मैं नहीं बता सकता, बस अब सारे पैसे मुझे दें। पैसे लिए, जाके फला मुकाम पे रखो, फला बंदा आएगा, उसको पैसे दे दिए। बहरहाल उसके बाद 4 दिन के बाद उसका ये अजाब खत्म हुआ और पता चला कि वो सब कुछ फ्रॉड था। तो बाकायदा वहां पे जो इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने अपनी आवाम को भी वार्न किया है कि भाई ऐसे धोखों से बच के रहो। तो उस बंदे को अगवा किया हुआ था, लेकिन ऑनलाइन अगवा किया हुआ था। समझ में आई बात? तो ये सब हो रहा है। तो फिशिंग के अंदर बुनियादी तौर पे आपके पास जाके धोखा दिया जाता है। वानिया बहुत मुस्कुरा रही है, बहुत हंस रही है। वानिया ने कहा बस मुझे नया धंधा मिल गया। वानिया तुमसे कोई डरेगा भी नहीं, तुमसे कोई भी नहीं डरेगा। तुम वीडियो कॉल करोगे, हंसना शुरू कर देगा। तो अच्छा बैटरी वाला सवाल अच्छा, लेकिन बहरहाल ये इस तरह से हुआ। ये बकायदा बीबीसी पे रिपोर्ट है, मैं याद रहा तो इंशाल्लाह लिंक भी शेयर कर दूंगा। एनीवे फिशिंग क्या चीज, 7 लाख रुपए ले लिए भाई। एक मिनट क्या कह रही हो? ऐसे वो कह, अच्छा ये कह रहे ऐसे भी ले सकता था। देखिए जब आप लोगों को खुद मौका मिले ना तो आपकी मर्जी जैसे चाहे तुम करे, लेकिन देखो मकसद ये होता है, उसको डरा के रखा हुआ था ना। यार आपसे मैं पैसे मांगू, मैं 100 रुपए भी मांगूंगा तो आप बोले किस बात के सर, फीस तो हम दे चुके हैं, राइट? ऐसा होगा नहीं होगा। 7 पूरा अकाउंट खाली करवा रहे हो। वो पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के 7 लाख थे, वो यहाँ से थोड़ा ज्यादा ही थे। तो मेरे ख्याल में 14-15 तो बनते होंगे आराम से। तो उससे वो तो उसको डरा के इतना रखा हुआ था कि भाई अभी आ रहे तुम्हें गिरफ्तार करने, कैमरा बंद नहीं करना। फिर आपसे इस पूरी दौरान कितनी मालूमात निकलवा ली, आपका दोस्त कौन है, उसका फोन नंबर, आप उस दोस्त को भी धोखा दे सकते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, इस तरह से काम हो रहा होता है। तो बहरहाल फिशिंग के अंदर बुनियादी तौर पे आपको धोखा देके आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती है। मेरे जो सवालात का बुनियादी मकसद ये था, मुझे सवाल ये करना चाहिए था, स्कैम धोखा है या सही मैसेज है। असलन आपके लिए अंदर ये सलाहियत डेवलप करना जरूरी है, आप धोखे को और नॉर्मल मैसेज को पहचान सकें। अब आज वो सुबह सवेरे अपवर्क की मैसेज भेज रही है। अपवर्क एक इंटरनेशनल कंपनी है,
ओके, उनको क्या जरूरत पड़ी कि एक ऐसा व्हाट्सएप अकाउंट जो सिर्फ 1 महीने पहले बना है, उसके जरिए मुझसे कांटेक्ट कर रही है और कह रही है मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट से हूँ, राइट। ये क्या हो रहा है? धोखा हो रहा है, स्कैम है। अब ये फिशिंग है, ये स्पैम है, ये सोशल इंजीनियरिंग है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये मेलवेयर है, क्या है वो अभी ठीक है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल चीज क्या? आइडेंटिफाई करना। अब अल्लाह का शुक्र है जी, रोजगार है तो हमें इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन जो बंदा बेरोजगार होगा उसके पास ये मैसेज आएगा, वो क्या बोलेगा? अल्लाह ने मेरी सुन ली। कल रात को मैं दुआ कर रहा था ना, देखो उस दुआ का असर निकला कि आदमी मैसेज आ गया और यहीं पे उसको धोखा दे दिया। ये धोखेबाज जो होते हैं ना, वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, वो यही देख रहे होते हैं यार ये इन्होंने अपनी बच्ची की वजह से या बेटे की वजह से परेशान है या अपनी अम्मी की वजह से, वो इसी चीज को देखते हुए आपकी नफ्सियात से खेलते हैं और आपको लग रहा होता है कि हमारी दुआ कबूल हो गई। ठीक है, तो बुनियादी मकसद ये कि आपको स्पैम, असल मकसद ये कि आपको स्कैम, आपको ये पता हो कि स्कैम क्या है, बस इतनी सी बात है। SCAM, जिसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये कि धोखा, आप आइडेंटिफाई कर सके धोखा क्या है या ओरिजिनल सही मैसेज है। ये भी ना हो कि कभी मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूं आप बोले धोखा हो रहा है, ओके तो ऐसा भी ना हो, समझ रही बात? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मेरी कोशिश भरपूर होती है कि डिस्कॉर्ड पे ही रहूं, लेकिन बहरहाल मकसद ये कि कभी बाज दफा ऐसा भी हुआ कि मेरे पास मैसेज आया कि जी हम अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं, चार्ज खत्म हो गया, तो आप इतने प्रेजेंस ऑफ माइंड तो हो कि आप उसी वक्त उसको वेरीफाई भी कर सकें। समझ रहे बात को? आगे चलें, आईपी एड्रेस पे बात कर रहा था। देखो आईपी एड्रेस के अंदर मैंने इतना तो बता दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेसिंग स्कीम है, हमारे पास एड्रेस हो कि भाई ये वाला जो मैसेज है वो रिदा के पास जाए, वजिया हैदर के पास ना जाए, फसिया के पास जाए, सबा शहर के पास ना जाए। इसके लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने नंबर असाइन किए। उन्होंने नंबर का स्कीम ये रखी, 4 उस आईपी एड्रेस के 4 हिस्से होंगे। नंबर जाएगा आपका 0 से लेकर 255 तक, 0 से लेकर 255 तक, 0 से 255 तक। इन नंबरों को उन्होंने 2 हिस्से में तकसीम कर दिया, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप उसको परचेज करें। अगर आप अपने तौर पे अपने कंप्यूटर की आईपी एड्रेस पब्लिक सेट कर दें और पब्लिक सेट करके आप नेट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका कनेक्शन नहीं चलेगा, ओके, वो उसी वक्त एरर दे देगा। या बल्कि आपकी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो बंदा आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, हमारे घर यहाँ पे कॉलेज में केबल वाला है, ओके, और हम मेरे घर में पीटीसीएल वाला है, वो मुझे फॉर्म ब्लॉक कर देगा, वो बोले क्या काम कर रहे हो आप, ठीक है, आप पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये जो आपके राउटर्स होते हैं उसके अंदर भी सलाहियत होती है, वो नहीं करने देते, ओके। तो ये तो बात हो गई पब्लिक की। पब्लिक के लिए आपको आईपी एड्रेस परचेज करना पड़ता है। हम लोग काम करते हैं प्राइवेट के अंदर, ओके। प्राइवेट के अंदर मैंने आपको रेंज बताई थी कि प्राइवेट नंबर जो होते हैं 192.168, उसके बाद 0 से लेकर 255 तक, दूसरा 172.16, ठीक है, उसके 16 से लेकर 31 तक, ठीक है, फिर 0 से लेकर 255 तक, और आखिरी में 10 से लेकर, ये 0 से लेकर 255 तक, ये 0 से लेकर 255 तक, और ये 0 से लेकर 255 तक। इसके अंदर पूरी इतनी, अब ये पूरी ये आप इन नंबरों को यूज कर सकते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस पे। अब सवाल ये होता है कि सर ये काम कैसे करते हैं? प्राइवेट मैंने सेट कर दिया। देखो इसको यूज समझो, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा, आप लोग ने कहा यार अभी ना आज मौसम अच्छा है, हम बाहर से कुछ मंगवा के ना पिकनिक कर लेते हैं लॉन में। आपने अदील को पैसे दिए, ओके। उस्मान ने कहा कि यार मेरे लिए ना रोल पराठा ले आना। आमना ने कहा कि मुझे ना बस कोल्ड ड्रिंक चाहिए, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आना, ओके। और फॉर एग्जाम्पल मरियम कमाल ने कहा कि मेरे लिए टूथब्रश लेकर आ जाना। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसने उस चीज का अदील से कहा, सही है। अदील ने सबसे पैसे लिए, उस्मा, आमना, मरियम कमाल। शॉप पर गया तो शॉप पर जाके वो ये बोलेगा उस्मा के रोल पराठे देना, वो कहेगा भाई बीफ के रोल पराठे, चिकन के रोल पराठे, ऐसा ही है ना। वो जाके शॉप से सामान क्या लेगा, पूरा का पूरा जो लिस्ट है उसको लेगा। शॉपकीपर को नहीं पता कि पीछे उस्मा कौन है, पीछे अलिशबा कौन है, पीछे मरियम कमाल कौन है, दुआ कौन है। उसको सिर्फ इतना पता है कि वो अदील से डील कर रहा है। अदील सामान लेकर यहाँ आया, यहाँ आके उससे सबको देना शुरू किया। हाँ जी फायदा, तुमने ये दिया था, ये तुम्हारा था, ये तुम्हारे पैसे बाकी बचे थे, ये पैसे ले लो। यार आपने जो सामान मंगवाया था ना वो नहीं मिला, ये पैसे ले लो तुम, ठीक है। ऐसा होता नहीं होता। यही चीज हमारी नेटवर्किंग के अंदर होती है। बोर्ड को मिटाओ जल्दी से। यही चीज हमारी नेटवर्किंग के अंदर होती है। हमारी लैब के अंदर कौन सा आईपी एड्रेस चल रहा है? प्राइवेट। हमने मैसेज भेजा राउटर को, जो लैब के अंदर हमारा वाईफाई का राउटर लगा हुआ है, हमने उसको मैसेज भेजा। उसने आगे बात की किसी दूसरे राउटर से, उसने बात की आगे तीसरे राउटर से।
हर किसी को, आगे वाले को नहीं पता लैब के अंदर कितने कंप्यूटर चल रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? जब राउटर, जो लैब का राउटर आगे मैसेज भेजता है, उसको नहीं पता कि इस कॉलेज के अंदर कितने कंप्यूटर चल रहे हैं। उसको सिर्फ इतना पता है कि भाई कि सारे मेरे पास मैसेजेस आए हैं, मैंने आगे इनको ट्रांसफर करना है, बस इतनी सी बात है। वो आगे जाता है, वो आगे किसी को देता है। तो आपके जो पूरा नेटवर्क बन रहा होता है, उसमें कहीं दूर जाके पब्लिक आईपी की नौबत आती है। अमूमन आप लोग को फॉरन पब्लिक आईपी नहीं मिलती। आप लोग घर पे कर रहे हैं, आपके घर के अंदर 4 डिवाइसेस लगे हुए, सबके सब राउटर पे। वो राउटर आगे जाके लग रहा है आपके मोहल्ले के केबल वाले से, वहां पे भी प्राइवेट ही चल रहा होगा, उसे आप सबको आईपी दी होगी प्राइवेट, वहां से आगे जा रहा होगा पीटीसीएल वाले के पास, उसने भी शायद वहां पे अपनी सिस्टम सेटिंग की हुई हो, आगे कहीं जाके पब्लिक आईपी इस्तेमाल हो रही होती है। इसको यूं समझ लें, मिसाल के तौर पे ये आपके कंप्यूटर्स हैं, ये सब के सब जाके कनेक्ट हो रहे हैं एक राउटर से। अब ये राउटर इन तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। राउटर, बाज लोग ब्रिटिश में इसको रूटर भी कहते हैं, ठीक है। मैं अमेरिकन में राउटर है, मैं राउटर ही कहता आ रहा हूं। ये आगे जाके कम्युनिकेट कर रहा होता है। क्या हुआ सर? जाए तो ये जाके कम्युनिकेट कर रहा होता है दूसरे राउटर से, ठीक है। अब देखो ये सब का सब अपनी क्या यूज कर रहे हैं। अभी तो आई हो, हफ्ते में एक पहली दफा तुम नजर आई हो मुझे, मेरी आंखें खराब थी, बस फिर फिल्टर कर रही थी आपको देख के आंखें बंद हो जाती थी। ओके जाओ। तो ये सब के सब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं। ये जो अदील वाली एग्जांपल दी है ना, इसको ध्यान में रखना। राउटर ये सारा काम कर रहा होता है। राउटर इस काम के लिए यूज करता है नेटवर्क एड्रेस टेबल, एनएटी। जैसे अदील ने सबका ध्यान में रखा ना। अब अदील कैसे, 3 बच्चे अदील ने ध्यान में रखा, लेकिन अगर 70 बच्चे हैं तो अदील कहीं भी लिस्ट पर लिख रहेगा, नबिया का ये सामान तो हो जाएगा, ये सामान तो समझना का ये सामान था, इसके इतने पैसे थे, इसके इतने पैसे थे, इसने तो पैसे ही नहीं दिए थे, उससे मैंने पैसे भी लेने, उसके पैसे वापस करने। तो इसी तरीके से राउटर भी सबका ख्याल रखता है। सबके मैसेजेस पहुंच गए, तलाने का यूट्यूब की वीडियो दिखाओ, लाइबा ने कहा गूगल पे सर्च का जवाब दो, रिदा ने कहा गूगल स्कॉलर से डॉक्यूमेंट लेकर आओ, उसने कहा ठीक है लो, सबके मैसेज ले लिए, आगे उसने दूसरे को भेजा, वहां पे जाकर उसने अपने मैनेज किया। जब वहां से रिस्पॉन्स आया, उसने यहाँ जाके अच्छा जी ये जो चीज थी लाइबा की थी, ये यूट्यूब जो वीडियो थी ये तलहा की थी, वो रिसर्च पेपर था रिदा का था, उसने अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। आखिरी बात आईपी एड्रेस के अंदर ये जो हमने 4 वाले आईपी एड्रेस बताए थे ना आपको, ये जो 4 वाले बताए थे, ये कहलाता है IPv4। पता ये चला कि भाई इतनी एहतियात के बावजूद, पब्लिक और प्राइवेट के बावजूद जगह खत्म हो गई है, आईपी एड्रेसेस खत्म होते जा रहे हैं। उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया, उसका नाम रखा आईपी। इसमें कितने 4 हैं? उसमें 8 होते हैं, ठीक है। उसके अंदर आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके अंदर 8 होते हैं, डबल कर दिया। यहां पे गुंजाइश सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि 0 से लेकर 255 की, यहां पे गुंजाइश हो जाती है 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 चेक करना, क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से चेक करें। 2 की पावर 16 62, जल्दी बोलो जी। 655, यहां पे कितना था 0 से लेकर 255, यहां पे कितना आ रहा है 0 से लेकर 6, अंदाजा लगा लो कितने सारे, 0 से लेकर 255, यहां पे कितना, हर उस स्लॉट के अंदर 0 से लेकर 65536 तक के नंबर आ सकते हैं, और फिर आगे भी उसके 8 कॉम्बिनेशंस हैं, 8 बन रहे हैं, ओके। तो इससे अंदाजा लगा लो IPv6 के अंदर कितनी बड़ी गुंजाइश मौजूद है, और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नेट बहरहाल हर चीज नेट से कनेक्टेड है और नेट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस का टॉपिक क्लोज हुआ। एक सवाल बच्चे उस दिन मुझसे पूछ रहे थे, सर वाईफाई का जो पासवर्ड हैक हो जाता है। बेटा वाईफाई का पासवर्ड एक अलग चीज है, आईपी एड्रेस एक अलग चीज है, ओके। आप ईथरनेट का केबल लगाते हैं, वो आपको केबल लगाई, केबल चल पड़ी, नेट चल पड़ा, एक अलग चीज है, टेक्नोलॉजी का फर्क है, ओके। फाइबर ऑप्टिक की केबल आप ऐसे नहीं लगा सकते, आके सिंक्रोनाइज करना पड़ता है उसको, बाकायदा वो लेजर से सिंक्रोनाइज करता है, टेक्नोलॉजी का फर्क है। वाईफाई के अंदर उन्होंने ये डाला कि जी वाईफाई पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी। प्राइवेट होगा तो आपको पासवर्ड डालना होगा, वो अलग चीज, उसका आईपी एड्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। आईपी एड्रेस का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एड्रेसिंग स्कीम से है कि मेरा खत मासूमा के पास जाए, मेरा खत फायजा के पास जाए, मेरा खत फातिमा खान के पास जाए, किसी और के पास ना जाए। हाँ, अब उस पर मासूमा तक घर तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ते में बैरियर भी आ रहा है, सिक्योरिटी गार्ड पूछ रहा है कि सिर्फ कौन से फ्लैट में जाना है, क्यों जाना है, वो एक अलग बात है।
फातिमा के घर के जाने के लिए मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं रोक रहा, घर के दरवाजे पे जाके बस मुझे डाल के आ जाना है, वो एक अलग बात है। ओके, पासवर्ड का ताल्लुक, वाईफाई के पासवर्ड का ताल्लुक आईपी एड्रेस से नहीं है। इस वीकेंड पे मैं और क्विज़ेस आप लोगों को इशू कर दूंगा, आप लोग आज ही से क्विज पे काम करना शुरू कर दीजिए। ओके जी, मैं अटेंडेंस ले लूं आप लोग की।